Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और वेट कर रहे हैं। चलो नया साल आएगा, नए साल से जनवरी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि चलो जनवरी स्टार्ट होगा, जनवरी से नए साल से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को एक नई स्टार्ट देंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान करने के लिए और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, एक ये सेशन लेकर आई हूँ जिसमें अगर आप 2023 में एम कर रहे हैं कि आपको बैंकर बनना है, एक्चुअली बैंकर बनना है, अगर आप एक्चुअली चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि हाँ हवा में बोल रहे हैं कि बैंकर बनना है, नहीं। अगर आप एक्चुअली एक बैंकर बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने वाली हूँ जिनका आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो इन जनरल हमारा हमेशा रहता है कि कोई भी टीचर अगर आपको बताएगा कि आपको बैंकर बनना है तो आपको इतनी देर पढ़ना है, आपको इस सब्जेक्ट का ये करना है, ये करना है, वो बाद में बात करेंगे उस चीज के बारे में, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल जेनरिक चीजें जिनके बारे में बात की ही नहीं जाती है, या फिर कहूं तो बहुत बहुत ही कम बात की जाती है, वो बातें करने वाले हैं हम आज लोग, ठीक है। चलिए तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और एंड तक पूरी इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप इन 3 चीजों को एक्चुअली फॉलो करेंगे तो मैं नहीं मानती कि आप एक बैंकर नहीं बन सकते। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आप सभी को। So I have mentioned here notification and number of vacancies, right? So आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी। ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूं, है ना। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इस चीज का वेट करते हो, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको इन दोनों चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, बंद कर दो इसका वेट करना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कब आउट होंगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, भूल जाओ। सबसे बड़ी रुकावट यही है। फॉर एग्जाम्पल 30,000 वैकेंसीज हैं, पिछले साल की पूरे मिलाकर अगर 30,000 वैकेंसीज हैं, तो एक बच्चा क्या होता है, IBPS PO का नोटिफिकेशन आया, उसकी इतनी वैकेंसीज आई, पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी आई हैं, इस साल कम वैकेंसीज आई हैं, या इस साल उतनी बराबर वैकेंसीज आई हैं। तो इससे क्या होता है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में, अरे कम वैकेंसीज आई हैं, इसमें तो हमारा नहीं होगा। मुझे एक बात आप लोग बताइए, जितनी भी वैकेंसीज आए, 30,000 आए, 50,000 आए, चाहे 500 वैकेंसीज आए, क्या आपको उन 500 सीट का, उस 30,000 सीट्स का क्या करना है? क्या सभी सीट्स आपको चाहिए? नहीं, एक ही सीट चाहिए है, ऐसा ही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये देखकर कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, हमारा तो इसमें नंबर आएगा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं, ये सोचकर कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है, तो फिर हमारा तो कहां ही नंबर आना है, आपको डाउट है अपने आप के ऊपर तो ठीक है, आप छोड़ ही दो, आप मत ही करो। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि मेरा नंबर नहीं आएगा इसमें, तो छोड़ ही दो बिल्कुल, क्योंकि आप वो हो नहीं जो बैंकर बनना चाहते हो। जो बैंकर बनना चाहता है वो हर चीज करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में मेहनत करनी स्टार्ट करेंगे। भाई क्या पता आए ना आए, अरे क्या फर्क पड़ता है, चाहे
थोड़ा सा लेट आ जाएगा, अच्छी ही बात है। अगर थोड़ी सी लेट नोटिफिकेशन आएगी, आपके पास में टाइम ज्यादा है मेहनत करने का, तैयारी करने का। क्यों इन सब चीजों के मतलब फालतू की चीजों के पीछे आप पड़े हैं? कब वैकेंसीज आएंगी, कब क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है वैकेंसी से, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपकी तैयारी पूरी है, तो फिर इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आपको आपके टीचर्स जो पढ़ाते हैं, आपने हर एक चीज को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टीचर ने पढ़ाया है, आपने उस तरीके से पढ़ा है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, आपने जिन टीचर से पढ़ा आपको उन पर पूरा विश्वास है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेपर में जाओ और पेपर ना क्वालिफाई करो? ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूं, बहुत जरूरी है अपने आप के ऊपर विश्वास रखना, अपने टीचर पर भी अपना फेथ दिखाना जिससे आप पढ़ते हो, बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आएंगी तो भी आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको सारी की सारी सीट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए है अपने लिए, और आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत अच्छे से करनी है। तो इस चीज से मतलब मत वेट किया करो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज आउट होंगी, फिर उसके बाद में सिर पकड़कर बैठ जाओगे, अरे इस बार तो इतनी कम वैकेंसीज आई हैं, इतनी कम आई हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ वैकेंसीज कम आई है, मेरा इसमें नंबर नहीं आएगा, तो आप रहने ही दीजिए। ट्रस्ट मी, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब एक बात बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हाँ अगर पेपर डिफिकल्ट आया है, बोलते हैं ना कि हाँ इस बार पेपर डिफिकल्ट आया। मुझे एक बात बताओ, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उस क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है राहुल, जो कि जो टीचर उसको बोलता है बिल्कुल उसके हिसाब से, कहते हैं ना कि आज्ञाकारी बच्चा है वो, बिल्कुल ओबीडिएंट। जब टीचर ने अगर बोल दिया कि आपको आज के दिन में ए से जेड तक इतना आपने ये करना है, ऐसे करना है, वो बिल्कुल वैसे ही करता है, जिस हिसाब से टीचर कहता है वो बिल्कुल वैसे चलता है। सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में ऐसा चलने वाला, ठीक है। तो 50 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से एक राहुल है जो बिल्कुल टीचर के हिसाब से चलता है, वैसे ही पढ़ता है कि अगर टीचर ने कहा है कि तुम इसको अगर दिन में 2 घंटे पढ़ोगे, अच्छे से कर लोगे, तो तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा, वो बिल्कुल वैसा मानता है। एक ही बच्चा है जो मानने वाला है। तो जब पेपर हुआ, मान लो 50 बच्चे हैं, सबका सेम ही पेपर होना है, 50 नंबर का पेपर है, तो उसमें राहुल के नंबर आए 45 एक पेपर में, ठीक है। साइंस का पेपर हुआ, उसके 45 नंबर आए। अब जैसे ही वो पेपर दिया, उसको वही पेपर, उसी सब्जेक्ट का पेपर सभी स्टूडेंट्स को फिर से दिया गया। स्टूडेंट्स को क्या किया गया? 50 बच्चों में से एक राहुल है जो इंटेलिजेंट है, जो सब टीचर्स की बात मानता है, ठीक है। तो एक पेपर हुआ, उसमें उसके 45 नंबर आए। उसी साइंस सब्जेक्ट का पेपर एक और उसको पेपर दिया गया। वो पेपर का जो लेवल था, टीचर्स ने क्या किया, क्योंकि आपके पास टाइम है, 50 नंबर का पेपर है, उसके लिए मान लो कि आपको 2 घंटे का टाइम मिला। अब एक और सेम सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का ही पेपर 50 नंबर का उसे दिया गया। और इस बार टीचर्स ने क्या किया कि थोड़ा सा ना पेपर को क्या किया, डिफिकल्ट कर दिया, थोड़ा सा लेंदी कर दिया। टाइम वही है, 2 घंटे का टाइम जैसे पहले मिला, अभी भी उसको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, उसके 45 नंबर नहीं आए, उसके आए हैं 41 नंबर। तो क्या इससे कुछ बदला? अब क्योंकि पूरी क्लास में उसकी तैयारी अच्छी थी, वो टीचर के हिसाब से चलता है और टाइम का बार है, तो वही 2 घंटे में उसके 45 नंबर आ रहे थे, वही 2 घंटे में उसके 41 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आया तो अभी भी वो क्या क्लास में फर्स्ट आया। तो समझो इस बात को कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेपर डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, सभी के लिए डिफिकल्ट है। सिंपली उसका जो कट ऑफ है वो नीचे चला जाएगा, कम आ जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इन सब चीजों से घबराओ मत। ये सबसे बड़ा रुकावट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूं। आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ये है, वैकेंसीज कितनी आएंगी, नोटिफिकेशन कब आएगी। नोटिफिकेशन आएगी तब हम अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज को भूल जाओ, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसीज कितनी होंगी। आपको एक सीट चाहिए है, आपको सारी सीट्स नहीं चाहिए हैं। पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा, मैं मानती हूं, अगर आएगा तो आएगा, आपने अपनी तैयारी अच्छी करनी है।
अगर डिफिकल्ट है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए डिफिकल्ट है। आजकल ये ऑनलाइन इंडस्ट्री का ना, मैं क्या बोलूं कि अगर एक बच्चे ने बोल दिया कि डिफिकल्ट है तो फिर सभी वही राग लापने लग जाते हैं। अरे अगर 35 में से आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मतलब कि पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर एक बच्चे ने बोला डिफिकल्ट है तो वो पता नहीं कैसे क्या बनकर, और ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है, हमारे टीचर्स ने हमको कुछ पढ़ाया ही नहीं। ये दूसरा पॉइंट है हमारा नेगेटिविटी का। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है हमारा नेगेटिविटी का। हम लोग इतनी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। उसने कहा पेपर आसान नहीं है, पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या हुआ फिर इस चीज पर कि हमको टीचर्स ने कुछ पढ़ाया नहीं है, हम इतने कम। अगर आप नंबर कम अटेम्प्ट करके आए हो, आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करके आए हो, तो इसका मतलब क्या टीचर को दोष दोगे? दोष आपका भी नहीं है, दोष टीचर का भी नहीं है, दोष है आपके विश्वास का। आपको फेथ नहीं है ना खुद पर ना अपने टीचर पर। अगर आप कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो बाकी भी कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। हाँ, अगर आपने तैयारी ही नहीं की तो फिर तो ये सब चीजें पानी में गई, फिर कुछ फायदा ही नहीं है इस बारे में बात करने का। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये वो तामझाम आलतू फालतू का सब छोड़ दो, मत सोचा करो। नोटिफिकेशन का भी वेट मत करो। मैं कहती हूं कि आप लोग सोचो कि क्या पता इस साल एसबीआई का पेपर, ऑप्टिमिज्म की तरफ जाओ, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी पॉजिटिव रखो। कोशिश करनी पड़ेगी आपको, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। अपने आप को नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखो, बिल्कुल दूर कहते हैं ना, बिल्कुल दूर रखो। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिन टीचर से आपके हाथ में है, आपको किन टीचर से पढ़ना है वो भी आपके हाथ में है। कोई आपको धक्के से नहीं कहता कि इस टीचर से पढ़ो या इस टीचर से पढ़ो या इस टीचर से पढ़ो। आपकी मर्जी है, जिससे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पूरी तसल्ली के साथ कि हाँ आपने यहां से भी पढ़ के देखा, यहां से भी पढ़कर देखा, आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा मिलता है, इन टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो पढ़ो। ये तो जो अभी हमने दो चीजों की बात की है ये बिल्कुल जेनरिक है, जिसके बारे में बहुत कम बातें की जाती है। तो वैकेंसीज नोटिफिकेशन, भाई भूल जाओ इस चीज को, बिल्कुल भूल जाओ। एक ही चीज करनी है आपको, मेहनत करनी है। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हम अब बात करने वाले हैं कि आपको एक्चुअली करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात हम अब करने वाले हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2023 में अब नोटिफिकेशन जब भी आएगा, ठीक है, मैं आपको एक एग्जैक्ट बता रही हूं। अगर एक बच्चा जिसने अभी शुरुआत की है, बिगिनर है, ठीक है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो 3 से 4 महीने बड़े ही सफिशिएंट हैं। ये 3 से 4 महीने आपको हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों चीजों का आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से 3 से 4 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप जनवरी से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं तो उनके लिए क्या है, आप ऐसा तो है नहीं, अब आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो, ठीक है, तो और आप लोग सेलेक्टेड भी नहीं हो, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो, आप लोगों को सेलेक्ट होना है, बैंकर बनना है, इसका मतलब आपने कहीं कमी छोड़ी है। डेफिनेटली इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं तो कमी छोड़ी है, तो अपनी उन कमियों को ढूंढो। किसके लिए मैं बता रही हूं, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वाले जो हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको ढूंढो पहले तो। बिल्कुल हिंदी में बता रही हूं मैं आपको, अपनी कमियों को ढूंढो। आप आज तक एक बैंकर नहीं बने हो, आपको 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया या 1 साल हो गया, कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है आपने। जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको, जो आपके वीक हैं, आपके जो वीक सेक्शंस हैं, पहले उनको पूरा करो, उनको स्ट्रांग बनाओ, जरूरी है। जितने भी आपके वीक सेक्शंस हैं, जितने भी आपको किसी भी, हर एक सब्जेक्ट में हर किसी का ऐसा होता है कि हाँ जो चीज कम पसंद है, जो चीज कम पसंद है उसको अपना फेवरेट बनाओ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, बिना मेहनत के नहीं होगा कुछ भी, फ्री फॉकेट का कुछ नहीं मिलता है कभी किसी को, ठीक है। सो
जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है अपनी कमियां ढूंढो, आपको ही ढूंढनी है, कोई टीचर आके आपको नहीं बताएगा कि आपके अंदर ये कमी है। आपको पता है कि मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, मुझे पजल नहीं बनानी आती है, या मुझे पाइप्स एंड सिस्टम नहीं आता है, मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस, मुझे वर्क एंड टाइम नहीं आता है, जो भी वट एवर द टॉपिक इज, आपका अर्थमेटिक का पोर्शन वीक है, आपको इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, तो मेहनत करो उस पर। जितने भी आपके वीक एरियाज हैं उन पर काम करो। और आप सभी को क्या करना है, जो बिगिनर्स हैं, 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करो, हर एक चीज को, कुछ भी छोड़ो मत। क्योंकि अभी आजकल जो पेपर आता है उसमें आप ऐसा नहीं रिस्क ले सकते कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ दूं, शायद प्रीलिम्स कर जाओगे अगर तो मेंस रह जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है हर एक टॉपिक को अच्छे से करो। तो जब आप 3 से 4 महीने आप ये सब कर लेंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो साथ में अभी भी चलती रहेगी, पर यह है कि हाँ, जब आप सीख रहे होते हो तो बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि अप एंड डाउन वेवर करता रहता है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 3 से 4 महीने होगा। किसी पजल को बनाने में हो सकता है आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, बिल्कुल पॉसिबल है, आधा घंटा भी लग सकता है, कोई इशू नहीं है। आप टाइम दो अपने आप को और अच्छे से, फिर इसके लिए आपको कितना ही टाइम लगे, मैं अभी टाइम के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे आपको 8 घंटे लगे, चाहे आपको दिन में 10 घंटे लगे, अच्छे से आपको करना है 3 से 4 महीने में, अगर आप 2023 में बैंकर बनना चाहते हैं तो। ये करने के बाद अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मई, जून, आगे जितना भी टाइम, जब तक कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, आपको क्या करना है, चाहे नोटिफिकेशन अभी बीच में आ भी जाए, कुछ भी है ना, आपको नहीं सोचना नोटिफिकेशन के बारे में। मैं अब आपको ये बता रही हूं, आपने तैयारी की, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद में आपको सिर्फ जब तक भी चले आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, अभी आप लोग भी प्रैक्टिस ही करेंगे, वीक एरियाज पर काम करेंगे, और साथ आपको वीक एरियाज पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा, आप 1-2 महीने में अपना सब कुछ कवर कर सकते हैं। उसके जस्ट साथ में आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो अब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी कैसे है, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, अभी बात चल रही है सिर्फ प्री की, ठीक है। आपने पहले जब ये किया तो आपने प्री, ऑब्वियसली प्री के सब्जेक्ट्स उठाओगे पहले एकदम से, जब आपको सिलेबस ही नहीं आपने पूरा कवर किया, आप मेंस नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है, पहले वीक सेक्शन, प्री के जो वीक सेक्शन है, पहले उसको अपना पूरा अच्छे से स्ट्रांग बनाओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर 1 महीना आप लोग पूरा प्रैक्टिस करो। किस चीज को, प्री को एक बार अच्छे से, एकदम कहते हैं ना, एकदम प्रॉपरली अच्छे से हर एक प्री के हर एक लेवल के क्वेश्चंस को, चाहे आपका पीओ का पेपर हो, है ना, चाहे क्लर्क का पेपर हो, हर एक को आप अच्छे से, यानी कि लेवल वाइज आपको तैयारी करनी है। आपको पहले नॉर्मल लेवल तो आप कर ही रहे हो, जब आप इन महीनों में तैयारी करोगे नॉर्मल लेवल करते हो, फिर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 महीना प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद में आपका प्री और मेंस को साथ में लेकर चलो, मेंस के टॉपिक्स को साथ में। अब यहाँ पर आप लोग बराबर आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पर आप मई का जो पूरा मंथ है ना, आप ऐसा कर लीजिए कि मई का जो पूरा मंथ है वो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, एकदम अच्छे से, हर एक चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब कंटेंट की बात करते हो भाई, कंटेंट आपको, आपके पास बुक्स है, आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, आपको चेकलिस्ट पीडीएफ मिलती है ना, मेरी तरफ से भी मिलती है, और भी टीचर्स आपको देते हैं। तो कंटेंट आपको, मुझे नहीं लगता कि हाँ कंटेंट की कमी है। खुद से खोजो भाई, खुद से खोजो कि आप और क्या कर सकते हो, वो आप पर है, ठीक है। तो मई के महीने में अच्छी तरह से आप दोनों बिल्कुल प्रीलिम्स की एकदम प्रॉपर वाली बढ़िया वाली तैयारी कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका जो भी टाइम है, जून है, उसके बाद में आपकी नोटिफिकेशन आती है, जब भी होती है आपको मेंस को साथ में लेकर चलना है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को एक बार जब आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे तो झटका लगेगा कि अरे भाई अच्छा, इस लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं और इनको करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे विद टाइम आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। हार नहीं माननी है कि अगर मेंस के क्वेश्चन में लगे अरे होगा एक बार ऐसे कि अरे छोड़ दें, क्या है ये, इतना मुश्किल है, एक बार लगेगा,
लेकिन अगर उस टाइम पर हार नहीं मानी तो आप कर जाओगे, निकल जाओगे इस चीज से। और जब एक बार होता है ना, जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, जब कभी ऐसा होता है ना किसी दिन मेंस का क्वेश्चन, अरे मुझसे हो गया, वाह मुझसे हो गया, आप ऐसे खुश हो जाओगे कि हाँ भाई मुझसे हो गया, क्वेश्चन हो गया, अच्छा लगेगा आपको। बस एक दिन ऐसा हो गया ना, फिर उसके बाद हर रोज आपका मन करेगा क्वेश्चंस करने का, मेंस की प्रैक्टिस करने का। तो फिर इसके बाद में आपको हमेशा प्री और मेंस को साथ में लेकर चलना है। जब आपका प्री का पेपर अगर आ जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका प्री का पेपर आ जाता है तो आपको क्या करना है, प्री का पेपर आ गया, थोड़ा सा, ऐसा नहीं मेंस को छोड़ो मत, मैं पहले बोल रही हूं, मेंस की प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा साथ में लेकर चलो। अब मेंस में देखो ऐसा है, जो 3 सब्जेक्ट्स प्री में आते हैं वो तो आपके मेंस में आते ही हैं, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस आती है। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसको आप थोड़ा 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 करके पढ़ते रहो हमेशा ही, मतलब दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल फ्रेजाइल है। आप जब चाहो, मतलब आप थोड़ी सी खाली हुए, जनरल अवेयरनेस है ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो और पढ़ लो, फिर उसके बाद रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो वॉलेटाइल हैं, दिमाग एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा, जैसे कि स्टैटिक जीके नहीं याद रहती, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हर रोज रिवीजन जरूरी है। तो जनरल अवेयरनेस को भी साथ में लेकर चलना है, जरूरी है। हर रोज की अगर आप न्यूज डेली आप इसको अपना हैबिट बना लो कि हाँ न्यूज देखनी है या ऐसे करना है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऐसे करना है, तो आदत पड़ जाएगी आपको हर रोज। जब आप ऐसे लगातार 30 दिन न्यूज़पेपर पढ़ लोगे ना, फिर 31वें दिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा यार आज कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। तो अपनी आदत बना लो मेंस को साथ में लेकर चलने की। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की मेंस की कुछ क्वेश्चंस तो हर रोज प्रैक्टिस करने ही है, प्लस आपको जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है। तो अभी आप ये सोचो कि मैं बस इतनी सी देर में ये कर लूंगा, इतनी सी देर में, मतलब कि अगर आप टाइम को कट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आधा घंटा सिर्फ रीजनिंग को दे देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअली बैंकर बनना चाहते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो बस इतनी सी चीज है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं बिल्कुल मानती हूं, पर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है ना, नहीं है ना। मुश्किल चीज है, कोई बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा, जरूर होगा। ऐसा ही आपको हमेशा सोचना है कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, ये मुझसे होगा, मुझे बैंकर बनना है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने टीचर्स पर विश्वास रखो जिनसे आप पढ़ते हैं। और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आप अकेला प्री मत करो, अकेला मेंस मत करो, दोनों को साथ में लेकर चलो। और अगर आप एक्चुअली करते हो इस तरीके से, अपनी कमियों पर काम करने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से करते हैं, प्लस कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, वरना आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे जो बच्चे कहते हैं कि हम 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं। अगर उनसे हटकर कुछ बनना चाहते हो तो मेहनत करो, और मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप इन 3 चीजों को, 3 बातों को अपने, कहते हैं ना, दिमाग में बिठा लोगे तो फिर आप जरूर बैंकर बन जाओगे। चलिए, सो अभी हम लोग मिलते हैं फिर। हमारी आज शाम को 5 बजे 4:30 बजे की क्लास है, जिसमें हम लोग 2022 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड वाले क्वेश्चंस है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। अब 2000 देखो, है तो वही चीजें, घूम फिर के वही सब चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं, विद लेवल थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप ही के पिछले साल के क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज के सेशन में करने वाले हैं, बहुत ही जरूरी है, प्लीज आइएगा, मिस मत कीजिएगा। सो मिलते हैं तब 4:30 बजे आज। टेक केयर एवरीवन।